वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड जो है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट जो है उनका सेमेस्टर थर्ड जो कि एईसी जो उनका सब्जेक्ट है उसमें जो इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड है उसका हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7। तो हम यूनिट 5 कर रहे हैं। यूनिट 5 का जो पार्ट सेकंड है हम वो करने जा रहे हैं। तो यूनिट 5 का जो पार्ट सेकंड है उसका नाम है इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रोग्राम्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौता और कार्यक्रम। तो इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो कार्यक्रम हुए उनके बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को बोला है, तो अर्थ समिट पढ़ना है हमें, यानी पृथ्वी सम्मेलन। इसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि 1992 में हुआ था। यह ब्राजील की जो तत्कालीन राजधानी थी रियो उसमें हुआ था, इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। 1992 में ये हुआ था। तो इसका जो उद्देश्य था, वो इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि 21वीं सदी के लिए जो पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण नियम है उनका एक दस्तावेज तैयार करना, जिसे एजेंडा 21 के नाम भी दिया गया है। तो जानते हैं इसमें क्या क्या बात हुई थी। इसमें हुई थी इसमें ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से प्रयोग किया जाना और किसानों को पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए और प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं उस पर भारी दंड लगाया जाए, तथा जो पर्यावरण है एवं उसके विकास के मध्य जो संबंध के मुद्दे हैं उसको समझा जाए। इस पे बात हुई थी। इसके माध्यम से जो सभी देशों को जो निवेदन किया जा रहा था कि वह अपने जो प्राकृतिक संतुलन है उनको बनाए रखने में वह मदद करे और साथ ही पर्यावरण में जो प्रदूषण को रोके और सतत विकास का रास्ता अपनाए सभी लोग। तो एक समिट हुई थी जिसमें 21 एजेंडा रखा गया था। इसमें एजेंडे में सभी देश शामिल थे और इसमें सतत विकास की बात की गई थी। सतत विकास कैसे अपनाया जाए। तो नेक्स्ट है हमारा यूएनएफसीसी। तो इसको कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत एक समझौता किया गया था जिसे पेरिस समझौता भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता था जिस पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो जलवायु परिवर्तन जो है उसके अनुकूल और वित्त से संबंधित इस समझौते में जो 196 देश है उसके प्रतिनिधि जो थे वो इस चर्चा में शामिल थे। तो यूएनएफसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके नाम से पता चल रहा है ये क्लाइमेट चेंज पे है। तो इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी ब्रोन में है और इसमें जो मृदा जलवायु में परिवर्तन में सुधार करना है इसका उद्देश्य था तथा इसको प्रभावी किया गया था 21 मार्च 1954 में। तो इसके तहत जो कॉप है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो कि अभी भी करंटली में जो हो रहा है कॉप का सम्मेलन, इसके तहत क्या होता है, ये पृथ्वी सम्मेलन को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए जो प्रतिवर्ष होने वाला जो यूएनएफसीसी के जो अंतर्गत सभी देश कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में आते हैं, उसमें जो सीओपी फर्स्ट हुआ था वो हुआ था अप्रैल में 1995 को। ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में। और जो 27वां हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था और आई थिंक अभी 28 चल रहा है ये, जो कि शायद दुबई में हो रहा है। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में इसको किया गया था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका भी जो मुद्दा या विषय था वो वियना सम्मेलन से ही जो है था। तो वियना जो सम्मेलन था वो ओजोन परत का एक संरक्षण
के लिए था। तो इसमें जो सभी राष्ट्र थे वो एकमत्र होकर ऐसी गैसों में जो उनकी कटौती को कम करने के लिए जो ओजोन परत में होने वाले जो विघटन है उस पर बात की जा रही थी। तो कनाडा में ये मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी कहते हैं। और वीना सम्मेलन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वीना में हुआ था, इसलिए इसे वीना सम्मेलन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में हुआ था। इसका जो मुख्य विषय था वो था जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके अंतर्गत जो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 का रखा गया था। इसमें बात कि CO2 को कैसे कम किया जाए, इसमें सभी राष्ट्र एकमत होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती को लेकर सहमत हुए थे। और ये जापान के क्योटो में हुआ था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता सम्मेलन यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी CBD भी कहते हैं इसे। जो इस पे हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे, वो 5 जून 1992 में हुए थे। और जो इसको प्रभावी किया गया था वो किया गया था 29 दिसंबर को 1993 में। और जो 1992 की जो रियो सम्मेलन था यानी पृथ्वी सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया था। इसमें क्या था, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नेतृत्व में संपन्न किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण की बात की गई थी। और जो रियो सम्मेलन के दौरान इस समझौता में 150 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए थे, पर वर्तमान में लगभग इसमें 194 जो देश है वो शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट रामसर सम्मेलन, जो कि रामसन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रामसन कन्वेंशन था वो आर्द्र भूमि समझौता इसे कहते हैं। तो रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड पर 2 फरवरी 1971 में यानी 1971 में ये हुआ था। और ये ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक शहर है जिसे रामसर कहते हैं। वहां पे हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं। तो इसे रामसर संधि भी कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। आर्द्र भूमि क्या होती है, वह ऐसी भूमि होती है जहाँ पानी का बहुत ज्यादा जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है, जहाँ की भूमि बहुत ज्यादा नमी होती है, जहाँ बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। तो ये ईरान में हुआ था कैस्पियन सागर के तट पे, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो आर्द्र भूमि ऐसी भूमि होती है जो साल भर नम रहती है, जहाँ पर पानी पाया जाता है, जहाँ बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं उसे रामसर स्थल के रूप में ही घोषित किए गए हैं। अब जितने भी आर्द्र भूमि है उसको रामसर स्थल ही कहते हैं। तो भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत में जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए जो केंद्रीय पर्यावरण या वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने नोडल मंत्रालय घोषित है। तो बेंट्रिक्स रिकॉर्ड के अनुसार जो रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की जो एक पंजी तैयार की गई थी जिसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहते हैं। मॉन्ट्रियल जो रिकॉर्ड है वो जो रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थल है उनकी जो रिकॉर्ड है उनको ही कहते हैं। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो उन आर्द्र भूमि स्थलों की सूची है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की है, जहाँ की पारिस्थिति में जो चरित्र में परिवर्तन हुए हैं। तो वर्तमान में जो भारत है उसमें 2 आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और दूसरा है लोकटक झील जो कि मणिपुर का है। इसको जो है शामिल किया गया था आर्द्र भूमि में। तो
तो विश्व वेटलैंड्स दिवस जो है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में जो भारत में 42 रामसर साइट्स हैं, उसमें केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान भारत की पहली रामसर साइट थी और वर्ष 1982 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो जैव विविधता तथा आर्द्र भूमि की जो है रक्षा करना था। तो हमने रामसर कन्वेंशन भी देख लिया। अब देखते हैं हम जो रासायनिक हथियार सम्मेलन जो हुआ था, यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, तो ये हुआ था 1997 में, इसको लागू की गई थी। यह संधि एक हथियार नियंत्रित संधि थी, जो कि रासायनिक हथियार जो होते हैं उनके जो उत्पादन होते हैं और उनके भंडार पर रोक लगाना था बेसिकली। ये एक बड़े पैमाने पर उपयोग, विकास और उत्पादन हथियारों के हस्ताक्षर को प्रतिबंध करती है। मतलब ये क्या करता है, ये हथियार जो होते हैं, केमिकल वेपन्स, इन सब पर बैन करती है। तो सम्मेलन के तहत जो सदस्य देश थे इसमें शामिल, उनके मुख्य दायित्व इस निषेध को प्रभावी करने के साथ ही मौजूद रासायनिक हथियारों के विनाश को प्रभावित करना था, यानी खत्म करना था। जनवरी 2018 तक दुनिया के घोषित जो रासायनिक हथियारों का जो 96% से भी जो अधिक भाग था उसको नष्ट किया गया। इजराइल सहित केवल 4 देशों ने ही सिर्फ मतलब CWC पर जो हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसका जो उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों की पूरी जानकारी श्रेणी है उसको नष्ट करना था। यानी OPCW जो द्वारा जो CWC जो था, CWC को लागू किया गया था। तो इजराइल, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान ने सिग्नेचर नहीं किया था इजराइल के अलावा। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स जो है OPCW, उसको 2013 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि ये क्या कर रही थी, हथियारों को खत्म कराने का काम कर रही थी। तो इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 2013 में। तो भारत इसका 43वां सदस्य था। भारत इसका सदस्य कब बना था, 1993 में बना था। इसके तहत क्या क्या किया गया था, आंसू गैस को बैन किया गया था और इसमें 192 सदस्य जो थे उसमें से जो 165 थे उन्होंने साइन किए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी UNEP, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये एक संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी, 5 जून को मानव पर्यावरण स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका जो कार्य जो है वो पर्यावरण नियमों का निर्धारण करना है और उसके सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है, यानी उसके अच्छी तरह से जो कार्य है उसको बढ़ावा देना है। तो ये भारत सहित जो 193 देश थे तथा नागरिक समाज और व्यवसाय और अन्य प्रमुख समूह के प्रतिनिधित्व जो थे इनके साथ कार्य करते थे। वर्तमान अध्यक्ष जो थे इसके वो थे एंगर एड्रेस, और वर्तमान जो स्थिति इसकी वो सक्रिय है। और जो भारत में जो UNEP की उपस्थिति 2016 में नई दिल्ली में एक कार्यकाल के साथ शुरू हुई थी। UNEP के साथ जो भारत की बातचीत के लिए जो नोडल एजेंसी थी वो भारत सरकार के पर्यावरण जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके तहत हुई थी। UNEP विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली जो पर्यावरण संरक्षण इकाइयां हैं उसके कार्य को प्रेरित करती है तथा आवश्यक आर्थिक तकनीकी जो होती है अन्य चीज पे आवश्यक होती है तो उस पर सहायता प्रदान करती है। इसका जो मुख्यालय है वो नॉर्वे में है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है।
नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो ITES ये क्या है, ये वन्यजीव एवं वनस्पति की जो लुप्त प्रजातियां के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन है। यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका जो उद्देश्य है ये निर्धारित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार द्वारा जो जंगली जानवरों और पौधों के जो अस्तित्व है उसको दोबारा जो जीवित करना तथा उसके खतरा को कम करना है। इसे जो है वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसके आधार पर प्रजातियों को 3 जो परिशिष्टों उसमें विभक्त किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें लुप्त प्रजातियां शामिल है जिसे व्यापार से अधिक खतरा है। दूसरी ऐसी प्रजाति जो व्यापार की सशक्त तरीके से लुप्तप्राय जो लुप्त हो रही है उसकी श्रेणी में आ सकती है। और तीसरी इसमें वह प्रजाति शामिल है जिनसे जो व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दूसरे पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। तो प्राकृतिक के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, मतलब IUCN के जो सदस्य हैं उनकी एक बैठक हुई थी 1963 में। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि इसका मसौदा तैयार किया गया था। यह कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है और वर्तमान में इसमें 184 सदस्य हैं। और जो 1976 में भारत देश का जो 25वां जो पक्ष था यानी सदस्य था वो बना था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या था, ये 2015 में हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसकी जो 17वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु एजेंडा के तहत जो सदस्य देश इसमें शामिल थे उन्होंने 17 विकास लक्ष्य को इसमें अंगीकृत किया। तो ये संयुक्त राष्ट्र की जो 17वीं बैठक थी उसमें ये एजेंडा हुआ था कि 2030 तक हम ये 17 लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो ये जो MDGs है इसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं, जो इसकी अवधि 2015 में खत्म हो चुकी थी। तो पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव विकास हेतु इसको 2015 में और बढ़ाया गया 2030 तक में इसके 17 लक्ष्य को रखा गया कि जो आने वाली पीढ़ी जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो क्षमता है उसमें समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास में सतत विकास करे, कि ऐसा विकास करे कि मतलब आगे वाली पीढ़ी को जो हमारे पानी है, जंगल है, इन सब से नुकसान ना पहुंचे, मतलब उनको भी मिल सके। तो 17 जो गोल्स थे वो क्या थे, तो जान लेते हैं हम 17 गोल्स। तो हमारे 17 गोल्स है उसमें से फर्स्ट है शून्य गरीबी और यानी नो पॉवर्टी। दूसरा था गोल्स हमारा शून्य भुखमरी यानी 0 हंगर। तीसरा था उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल। चौथा लक्ष्य गुणवत्ता शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन। और 5वां था लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी। छठा था स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटाइज। 7वां था सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। और 8वां था उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि करना। 9वां था उद्योग नवाचार को बुनियादी सुविधा प्रदान करना। 10वां था असमानताओं में कमी लाना। और 11वां था जो सैन्य शहर थे, समुदाय थे, उनका विकास करना। 12वां था सहनीय उपभोग और उत्पादन करना। 13वां था जलवायु की कार्रवाई करना, मतलब जलवायु क्लाइमेट एक्शन। और 14 था जलीय जीवों की सुरक्षा करना।
जलीय जीवों की सुरक्षा करना, स्थलीय जीवों की सुरक्षा 15वां। 16वां था शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17वां था लक्ष्य प्राप्ति हेतु साझेदारी। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ये NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये 30 जून 2008 में हुआ था। इसका जो कार्य योजना का जो प्रारंभ था वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो सरकार एजेंसियों के वैज्ञानिकों ने इस समुदाय और जलवायु परिवर्तन के उत्पन्न खतरे को उसका मुकाबला के उपयोग के बारे में जागरूक करना था। जो NAPCC है उसके 8 प्राथमिक कार्य थे, जैसे उसके 17 गोल्स थे, इसके 8 थे। क्या था? राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन था। दूसरा था नेशनल मिशन ऑफ इनहेंस एनर्जी यानी उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा था नेशनल मिशन ऑन स्टेबल हैबिटल यानी सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा था राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा था हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। और छठा था हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। सातवां था सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। और 8वां था जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 गोल्स थे NAPCC के। तो हमारी सेकंड पार्ट भी खत्म हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट।